जो लास्ट क्लास में जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था उसमें कुछ साइन कन्वेंशन पढ़े थे और ये पढ़ा था कि भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, या क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो किस तरह का होगा। और मेन बात ये पढ़ी कि जो एरिया अंडर पीवी ग्राफ आएगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि वो वर्क डन बाय सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा इस पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। देखो मान लेते हैं कि इस तरफ प्रेशर आप डिनोट कर रहे हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बेटा आप उसको पास्कल भी बोल सकते हो। और इस तरफ जो वॉल्यूम है वो आप लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ये कोई थर्मोडायनेमिकल एक प्रोसेस हुआ, ABCD, ये मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ मान लो 4 है, यहाँ मान लो 3 है और यहाँ मान लेते हैं कि 9 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई AB प्रोसेस में, BC में, CD में और DA में क्या वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम, और जो कंप्लीट साइकिल हुई है उस कंप्लीट साइकिल के अंदर जो टोटल वर्क डन हुआ है वह टोटल वर्क डन कितना हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। देखो भाई एक एक करके इसको देखते हैं। भाई अगर मैं बात करूं D से A प्रोसेस में, है ना, वर्क डन ड्यूरिंग D से A बेटा, तो वर्क डन ड्यूरिंग D टू A बात करें तो एरिया अंडर, भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है, जो DV है वो 0 है, वो एरिया भी 0 है। एक बात ये ध्यान रखना, जब आप वर्क डन की बात करेंगे PV ग्राफ में, वी मस्ट बी प्लॉटेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग ही प्लॉट होना चाहिए बेटा। तो बेटा D से A का वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन अगर मैं A से B बात करूं तो देखो A से B में जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, एरिया रिप्रेजेंटेड बाय दैट कर्व, उसके उस ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा। बेटा इस ग्राफ के अंदर अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये वाला पूरा एरिया आ रहा होगा, यहाँ तक कंप्लीट एरिया आ रहा होगा, और वो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रही है बेटा, वो बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है। ठीक है जी, तो पूरा उसके अंडर का पूरा एरिया आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एरिया टोटल कितना होगा, ये लेंथ बेटा आपकी कितनी है 4 - 1 3, और बेटा लीटर में है तो आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, मल्टीप्लाई बाय भाई ये जो लेंथ है 9 - 3, ये कितना हो गया बेटा 6 × 10⁵, और बेटा ये जूल में आएगा। इट कम्स आउट टू बी 1800 जूल। ये कितना आ गया बेटा आपका 1800 जूल आ गया ये वर्क डन आपका। यानी कि A से B प्रोसेस में, है ना भाई, ये होगा ना लेंथ इनटू ब्रेड। तो अच्छा सॉरी बेटा, ये जो टोटल लेंथ है ये मैंने गलत लिख दिया, 9 आएगा ना, ये 9 आएगा बेटा, तो ये 2700 आ जाएगा, सॉरी। सो 2700 जूल ये वर्क डन D से B में आया बेटा आपका। अब बात करें B से C में, सो वर्क डन ड्यूरिंग B टू C, ये वर्क डन ड्यूरिंग B टू C ये 0 आएगा क्योंकि ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस है, एरिया भी नहीं आ रहा। अच्छा आगे बात करें बेटा कहाँ, C से D में वर्क डन ड्यूरिंग C टू D, तो भाई C से D में बात करें तो बेटा एक तो ये वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन विल बी नेगेटिव, और सिर्फ इतना एरिया आएगा ये वाला, है ना। तो देखो इसका एरिया कितना लिख दूं बेटा, 4 - 1 3 × 10⁻³ बेटा, और ये जो लेंथ है आपकी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है 3 × 10⁵। तो बेटा ये आपका आ गया -900 जूल।
तो चारों जो प्रोसेस थे, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, इन चारों का आपका वर्क डन आ गया। एक पार्ट आपसे पूछा गया है कि टोटल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। एक तरीका तो ये कि इन सबको जोड़ दिया जाए। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2700 माइनस 900, तो बेटा ये तो कितना आ गया आपका 800 जूल। और भाई साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में मैं ये भी कह सकता हूँ ना, वर्क डन जो आएगा बेटा वो सिर्फ इसका अंदर जो एरिया, जो शेडेड एरिया वो आएगा। और ये आपने देख लिया कि ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल दैट विल बी इक्वल टू, देखो बेटा इसका एरिया कैसे लिखोगे, ये वाली लेंथ कितनी है आपकी 3 × 10⁻³ और बेटा 9 - 3 कितना हो गया 6 × 10⁵ और बेटा ये जूल। तो ये देखो ये आपके यहाँ से भी 1800 जूल आएगा। यहाँ पे साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्लॉकवाइज, ये कल भी बताया था आपको, फिर से बता देते हैं, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा बेटा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। ये नोट कर लो बेटा, जल्दी से फटाफट नोट करो। चलो आगे देखो, देखो भाई और क्वेश्चन देखते हैं। इधर प्रेशर है बेटा, इधर वॉल्यूम है, और लेट अस से कि आपका प्रोसेस इस तरह का हुआ है। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब आपके पास ऑप्शन है, कॉन्टिन्यूसली increases, option B continuously decreases, option C first increases then decreases, और अगला है बेटा आपका first decreases then increases। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको पीवी डायग्राम गिवन है और डायग्राम में ये पूछा गया है। इस डायग्राम को देख के आपको कमेंट करना है कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम है। और बेटा एक बात ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन में डील कर रहा हूँ, आई एम डीलिंग विद द आइडियल गेस, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हम आइडियल गेस से ही बात करेंगे। तो अब देखो कि भाई सीधी सी बात है, वर्क डन बाय द सिस्टम आपको कौन बताएगा, वो एरिया बताएगा भाई। वो कौन बताएगा, वो एरिया बताएगा। अब भाई जो मर्जी हो रहा हो, आप यहाँ से और जब यहाँ पे जाएंगे इस तरफ, तो आपका एरिया कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, चाहे कहीं पे कम बढ़ रहा हो, कहीं ज़्यादा बढ़ रहा हो, बट अल्टीमेटली जो टोटल एरिया जो है आपका, वो हमेशा आपका एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ज़रा सोचो कि भाई अभी यहाँ तक का एरिया आपका ये आया, अब आप यहाँ जाओगे तो ये एरिया इसमें ऐड ही तो होगा। तो वर्क डन यानी एरिया आपका हर इंस्टेंट पर, हर मोमेंट पर एरिया बढ़ता जा रहा है, कुछ ऐड होता जा रहा है, कहीं कोई नेगेटिव एरिया नहीं आ रहा। इसीलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा बेटा, दैट इज़ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, वो लगातार एरिया जो है बढ़ता जा रहा है। तो जो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो बेटा कि वॉल्यूम जो है इनिशियल से लेके फाइनल तक लगातार बढ़ती गई है। तो ओवरऑल जो आपका जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो।
ये पीवी कर्व दिया हुआ है आपको, आइडियल गैस को किसी प्रोसेस के थ्रू लेके गए हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बेटा आपका कर्व बना, वो कर्व ये बना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है ये आपका, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल क्या होगा, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। ये जो कंप्लीट साइकिल जो है, इस कंप्लीट साइकिल में आपको आपका वर्क डन बताना है कि कितना वर्क डन होगा। देखो बेटा भाई, वर्क डन का तो सीधा सीधा खेल क्या है कि वर्क डन का मतलब बेटा बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वो होगा बेटा एरिया अंडर पीवी ग्राफ। एरिया अंडर पीवी ग्राफ ये आपको कौन बताएगा, ये आपका वर्क डन बता रहा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये बात ध्यान रखना, वर्क डन बाय सिस्टम, क्योंकि सवाल में ये ग्राफ देख के ये भी पूछा जा सकता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है। अब वर्क डन बाय द सिस्टम जो निकालोगे उसका नेगेटिव ही क्या आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम बेटा। चलो जी देखो, आपको ये एरिया बताना है, ये तो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक बात ये देखो कि ये जो साइकिल है बेटा, ये क्लॉकवाइज साइकिल है। क्लॉकवाइज साइकिल का मतलब जो वर्क डन आपका आएगा वह पॉजिटिव वर्क डन आएगा पीवी ग्राफ के अंदर, पॉजिटिव ऑफ हाफ ऑफ बेस। बेस बेटा आपका क्या होगा, V2 माइनस V1। और आपकी बेटा हाइट क्या हो जाएगी, हाइट आपकी हो जाएगी P2 माइनस P1। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यहीं पे अगर आपसे पूछा गया होता वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो बेटा वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी माइनस ऑफ हाफ V2 माइनस V1 P2 माइनस P1। आपसे ये भी पूछा, ये सवाल ऐसा भी हो सकता था कि ये जो साइकिल जो है, आपकी जो साइकिल बनाई है ये एंटी क्लॉकवाइज बना दी गई होती, तो बेटा ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव आ जाता। आपको हर तरह के हर एस्पेक्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। क्लियर है बेटा सभी को? करो नोट। अब देखो आपको बढ़िया सा सवाल करवाते हैं जो कि अगर कोई पीवी ग्राफ पे सवाल पूछता तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, उसका मतलब बड़ा मन करता है कि यार यही सवाल पूछे फिर पीवी ग्राफ में अगर पूछना हो तो। देखो है कुछ भी नहीं, आइडिया वही है, थोड़ा सा मैथ्स आपको चाहिए होता है उसमें। ये वॉल्यूम V1 बेटा, ये वॉल्यूम V2। ये लो जी, ये बढ़िया सा सवाल तैयार हो गया आपके लिए, P1 और P2। ठीक है जी, ये पीवी ग्राफ है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो आपको बताना है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम ये क्या होगा। अब परेशानी इस सवाल में पता बच्चों क्या है, परेशानी इस सवाल में बस यही है कि सर आइडिया तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, कि ये जो वर्क डन आपका आएगा ये एरिया ऑफ सर्कल आएगा। लेकिन सर एरिया ऑफ सर्कल की जब आप बात करोगे तो रेडियस मालूम होना चाहिए। आपके पास बेटा जो ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस किस तरह के होंगे, उसमें आपके पास V और P दोनों की टर्म्स का मतलब आपके दिमाग में पता क्या आ सकता है कि सर एरिया तो पाई r स्क्वायर होता है, तो भाई रेडियस में ये लूँ कि ये लूँ, गड़बड़ है। या तो मैं ये लूँ या फिर मैं अच्छा ये कैसे लूँगा सर, P2 माइनस P1/2 कर दूँ उसको, या फिर ये वाला लूँ, तो दोनों में गड़बड़ हो रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आइडिया देखो क्या यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आइडिया तो यही है कि एरिया ऑफ द ग्राफ ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप एक बात देखें कि अगर जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं या जो भी बच्चे मेडिकल के हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं बेटा ये एलिप्स है, आपको मालूम है, इसका सेमी मेजर एक्सिस A है और इसका सेमी माइनर एक्सिस B है। तो इस केस में बेटा इसका जो एरिया आप लिखते हो ना, एरिया ऑफ एलिप्स,
तो एरिया ऑफ एलिप्स लिखा जाता है पाई सेमी मेजर एक्सिस इनटू सेमी माइनर एक्सिस, या आप इसको ऐसे लिख लो पाई R1 R2। और कमाल की बात कि यहाँ पे R1 R2 जब बराबर हो जाएगा तो दिस एलिप्स बिकम सर्कल, और आपका जो एरिया बन जाता है वो पाई R² बन जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसे ही करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, बस यही था। तो आपका वर्क डन बड़े आराम से आ जाएगा। देखो पाई इनटू ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाला जो रेडियस है, ये वाला रेडियस आपका कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। और ये वाला जो रेडियस आएगा, ये वाला बेटा आ जाएगा आपका P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2। और भैया ये जो साइकिल थी, ये देखो ये ऐसे डायरेक्शन रख लेते हैं, ये पॉजिटिव ये क्लॉकवाइज साइकिल है, तो वर्क डन हमने पॉजिटिव रख दिया। ये बस इसमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत थी कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो डायरेक्टली R वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं हो सकता बेटा। सो दिस इज़ ये आपका जो एरिया अंडर पीवी ग्राफ था उस पे बेस्ड आपका क्या था बेटा, क्वेश्चन था। आप इसको ज़रा एक बार नोट कर लो, जल्दी से नोट करो एक बार जल्दी। चलो बेटा आगे देखो। देखो हमने कैलोरीमेट्री में भी पढ़ा, और वैसे भी हमें मालूम है बेटा कि किसी भी सिस्टम को जो आप हीट प्रोवाइड करते हो तो एक्चुअल में उसको ऐसे लिखा जाता है, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। NC डेल्टा T, Q बेटा ये क्या है, ये जो भी हीट आपने सप्लाई की है या आपने जो भी रिसीव किया है, या आप इसको आप ऐसा लिख सकते हो, आप इसको डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T भी लिख सकते हो, सिंपल NC डेल्टा T लिख लो, कोई बात नहीं, या लिख लो डेल्टा Q। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंशियल फॉर्म में कि dQ इज इक्वल टू NC dt, ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इसकी बेटा क्या है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। NC dt लिख दो, या फिर बेटा आप उसको NC डेल्टा T लिख दो। अब इसमें ज़रा समझो कि किसका क्या क्या मतलब है। ये जो N है बेटा, ये तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो नंबर ऑफ मोल्स है। ये जो आपका C है ना बेटा, ये क्या है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये जो आपका डेल्टा T है या dt है बेटा, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये जो, अब एक बात समझने की कोशिश करो बेटा, इसमें अब आपको खेल समझा रहा हूं, किसका, आपको C का खेल समझा रहा हूं कि C का क्या खेल है। अब सवाल ये होता है, जरा आप ऐसे समझते हैं बेटा कि भाई ऐसा मैंने किया सर, A पॉइंट से और B पॉइंट तक मैं प्रेशर को लेके गया। ध्यान से समझना, सवाल इन्हीं चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे थर्मोडायनेमिक्स में सवाल आता है। अब A से B में मैं इस प्रोसेस से गया, एक इस प्रोसेस से गया और एक इस प्रोसेस से गया, 3 प्रोसेस मान लेते हैं, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। ये बात हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था कि जो तीनों पाथ हैं, उन तीनों पाथ के अक्रॉस जो आपका इंटरनल एनर्जी है डेल्टा U जो है, वो तीनों पाथ में सेम रहेगा, बिकॉज दैट इज अ स्टेट फंक्शन। वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है, ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, A1 यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर मान लो बेटा क्या है आपका T2 टेम्परेचर है, माने कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तीनों पाथ के लिए सेम है। भाई तीनों जो पाथ है, तीनों जो रास्ते हैं, उनके लिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आपकी क्या है, वो सेम है। अब देखो तो सर एक बात देखो कि डेल्टा U तो सेम है, डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 बराबर डेल्टा U3। अब यकीन नहीं करोगे, कम से कम यही सवाल बहुत एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि 3 आपको पाथ बता दिए और डेल्टा U पे बात कर ली, तीनों पाथ से सेम आएगा। ये आपको स्टेट फंक्शन है, इसलिए पता होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, कि जो तीनों जो पाथ हैं बेटा, तीनों पाथ से जो हीट एनर्जी आपको मिलेगी क्या वो सेम होगी? नहीं, वो सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी।
तो अलग अलग होगी तो कितनी होगी और क्या खेल आएगा। आप देखो कि एक्चुअल में खेल किसका है, NC डेल्टा टी। आप थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करो बेटा कि क्यों तीनों रास्तों से अलग अलग है, तो क्यों किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। अब क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सारे प्रोसेस के लिए सेम है, तो इसमें कुछ भी परिवर्तन होना, इसमें कुछ भी चेंज होना संभव ही नहीं है, और ना ही इसमें संभव है क्योंकि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है। लेकिन क्यों तीनों पाथ के लिए अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सारा का सारा खेल ये रच रहा है। ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, इट इज डिजाइंड और इट इज डिफाइंड फॉर ए प्रोसेस दिस, ये जो वैल्यू है इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेस के लिए बेटा इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। माने कि कोई आपको कहे कि सर Q1 कैसे लिखूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, Q1 को क्या लिखोगे, NC1 डेल्टा टी। Q2 को कैसे लिखोगे, NC2 डेल्टा टी, और Q3 को कैसे लिखोगे, NC3 डेल्टा टी। जिस पाथ में हीट सबसे ज़्यादा लगेगी इन तीनों में बेटा, उसी पाथ का C का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होगी। ये आपको समझने की आवश्यकता है। बोलो क्लियर है सभी को क्या बात कि भैया जो ये C है, ये जो C है बेटा, इट इज़ डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। ये किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए डिफाइंड है। अभी कुछ दो पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए इसकी बात करेंगे, लेकिन आप ये बात जान लिए कि Q को जनरल फॉर्म जो है वो क्या लिखा जाएगा, वो NC डेल्टा टी लिखा जाएगा बेटा, और C इज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस। हर प्रोसेस के लिए C की वैल्यू अलग अलग होगी। आप अपने मन से कोई भी C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये खेल हो गया किसका, ये खेल आपका C का हो गया है, ठीक है। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए है ना बेटा, अलग अलग प्रोसेस के लिए हम देखें कि C की वैल्यू क्या क्या होंगी, देख लेते हैं हम। देखो अभी हमने क्या लिखा बेटा, आप ऐसे लिख लो, चलो DQ इज इक्वल टू NC dt। तो भाई C को ऐसे लिख दूं कि C इज इक्वल टू DQ अपॉन N dt। ये लो जी, ये बात हो गई आपकी, ये बात हो गई है, ठीक है। अब एक बात देखो, मैं इसको एक एक करके डील करता हूँ। वैल्यूज ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर डिफरेंट, जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं बेटा उनके लिए बात कर रहा हूँ, फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। अब ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं बेटा, वो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस अपने कौन कौन से हैं, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है ना, और आइसोथर्मल है, और एडियाबैटिक है। ये अपने मेन है। एक एक करके इनको डील करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब बेटा क्या होता है, आइसो मानी सेम और थर्मल मानी टेम्परेचर। इसका मतलब इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यानी कि T कांस्टेंट, T कांस्टेंट तो भाई इसका मतलब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया बेटा कि डेल्टा T या फिर आप dt उसको बोल दो, वो आपका 0 रहेगा। तो अगर ऐसा होगा तो C आइसोथर्मल क्या होगा, dq अपॉन n, और dt आपका 0 हो गया। ये तो 1/0 वाली फॉर्म होगी, माने बेटा ये तो क्या हो गया, ये तो इन्फिनिटी हो गई। तो ये वैल्यू हम याद रखेंगे क्या कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसका मतलब अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझाना शुरू करता हूँ बेटा, और यहाँ से शायद आपको समझने भी आना शुरू हो। ऑल्दो ये चीज़ हम पहले समझ चुके हैं बहुत अच्छे से कैलोरीमेट्री के अंदर,
कि इसका मतलब क्या हुआ सर सी आइसोथर्मल इन्फिनिटी का मतलब? भाई मोलर स्पेसिफिक हीट हमने डिफाइन कैसे की थी कि 1 मोल ऑफ गैस का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता थी आपको। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो क्या हो रहा है कि आप टेम्परेचर बदलने ही नहीं दे रहे हो। अरे भाई टेम्परेचर नहीं बदलने दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको अनंत अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? सी आइसोथर्मल इन्फिनिटी इसीलिए है क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज नहीं होने दे रहे, यानी कि अनंत हीट आप दोगे तब जाकर के कुछ टेम्परेचर चेंज होगा, ये मतलब है इसका। अब दूसरे प्रोसेस के लिए बात कर लेते हैं बेटा। अपना दूसरा जो प्रोसेस है आपका, लेट अस से कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो भाई ये जो अपना एडियाबैटिक प्रोसेस है, इस एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होने वाला है? इन एडियाबैटिक प्रोसेस और ये प्रोसेसेस और ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, हाउ दे आर कैरीड आउट, उनको किस तरीके के सेटअप करके हम इसको अरेंज करते हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे जब इन प्रोसेस को डिटेल्स में बताएंगे। इन एडियाबैटिक प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। भाई एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउ नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी जो हीट है Q जो है बेटा वह आपकी कांस्टेंट रहती है, और Q अगर कांस्टेंट है तो बेटा dQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? dQ की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब dQ की वैल्यू 0 हो गई तो यहां से हम डिफाइन कर लेते हैं किसको? C फॉर एडियाबैटिक। तो C फॉर एडियाबैटिक बेटा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो dQ तो आपका 0 है डिवाइडेड बाय NDT, तो यहाँ तो हो गया बिल्कुल साफ साफ बात कि जो एडियाबैटिक है स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू 0। ये समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, कि सी एडियाबैटिक 0 क्यों है? अगर कि भैया आप तो हीट दे ही नहीं रहे उसको, आप हीट दे ही नहीं रहे, उसके बिना ही तापमान बदल रहा है। आपने हीट नहीं दी लेकिन उसी के बिना क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया। तो यानी कि 0 हीट पे आपका क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है बेटा। ये नोट करो, फिर जरा 2 प्रोसेस के लिए और बात करते हैं, है ना। करो नोट जल्दी से। चलो अगला देखो बेटा। देखो अगले प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग करने से पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे, उसमें ज़रूरत पड़ने वाली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई बहुत मुश्किल खेल नहीं है ये। कहता है कि भैया जो मान लो कि बेटा ये कोई आपका सिस्टम है, ये आपको कोई सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन है, मानिए जिस पे आप काम करना चाहते हैं। कहते हैं कि आप क्या करेंगे, मान लेते हैं कि आपने इसको कुछ हीट दिया बेटा डेल्टा क्यू, आपने चेंज इन हीट किया कुछ, तो कहता है ये जो आप हीट दोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या कहता है, आपने जो भी अमाउंट ऑफ इसको हीट दिया वो 2 पार्ट में जाएगा। कहता है कि कुछ पार्ट तो इसका किस में चला जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन में, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन में, और कुछ पार्ट बेटा इसका जाएगा इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और बेटा इसको कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू जमा डब्ल्यू,
डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आपको क्या बात ध्यान रखनी है, यूज दिस इक्वेशन और दिस फॉर्मूला with proper sign convention, with proper sign convention। ये आपको बेटा क्या करना है, ये आपको जो प्रॉपर साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से ही इसको यूज करना है, ठीक है। देखो अब जरा आगे, यानी ये कन्वेंशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, वही सेम कन्वेंशन रहने वाले हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब एक बात देखो कि भाई इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा U, इसका फॉर्मूला जो है आपका, इसका फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा बेटा, ये F/2 nRT, या इसको ऐसे लिखो, F डेल्टा U की फॉर्म में आपने लिखा है तो nR डेल्टा T। आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, du इज इक्वल टू बेटा F/2 nR dt। ये आपका इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U क्या चीज़ है बेटा, यहाँ पे आपकी ये इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का खेल है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, F/2 nR डेल्टा T। क्लियर होगी ये बात। अब हम बात करते हैं कि जो अपना ओरिजिनल जो था क्वेश्चन, उसमें बात करते हैं जो हम अलग अलग प्रोसेसेस के लिए बात कर रहे थे, कि जो अलग अलग प्रोसेस हैं उन अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशंस होंगी, है ना। जो मॉलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे थे उसकी बात देखो अब क्या करते हैं। देखो बेटा, तो अब बात करते हैं तीसरा, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस देखो भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब तो बेटा क्या हो गया कि आइसोकोरिक प्रोसेस में आपकी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, और यू कैन से डेल्टा V और dV वो आपका ज़ीरो होता है, ठीक है। अब ये जो जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W बेटा। तो देखो डेल्टा Q, अब ध्यान से बात समझना कि डेल्टा Q को क्या लिखूं बेटा, NCV लिख देता हूं बेटा, NCV dt। CV क्या चीज़ है, मोलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आने वाली लगभग क्लास में हर जगह ये फॉर्मूला यूज होगा, NCV डेल्टा T। ये NCV क्या, CV क्या चीज़ है, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने ये प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट किया है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और भाई डेल्टा U तो अभी आपने लिखा बेटा, डेल्टा U आपने क्या लिखा, F/2 nR dt जमा ये जो वर्क डन है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, P dV। और क्योंकि dV ज़ीरो है इसलिए ये वर्क डन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो बेटा ये कैसे आ गया, NCV dt इज इक्वल टू F/2 nR dt। dt से dt और n से n कैंसिल आउट हो गया। हियर यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ CV एंड दैट इज इक्वल टू FR/2। F मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, F इज़ योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम। CV को आप लिख लो, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और F जो है आपका, F है बेटा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी आपके पास आ गया। नोट करो इसको बेटा, जल्दी से नोट कर लो।
देखो बेटा आगे, तो ये हमने क्या कर लिया, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब अपना एक प्रोसेस और बचा हुआ है, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये हम याद रखेंगे, CV इज इक्वल टू FR/2 बेटा। देखो फोर्थ वन इज आइसोबारिक प्रोसेस। भाई आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ बेटा आपका, कि जो आपका प्रेशर है, प्रेशर इज कांस्टेंट, P इज कांस्टेंट। तो यहां पे इस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी बेटा, उसको क्या कहा जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसको Cp से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। Cp इज मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर बेटा। देखो जरा अब भाई आपने क्या लिखा, डेल्टा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये लिख दिया। तो भाई डेल्टा Q को तो क्या लिखना पड़ेगा, NCP डेल्टा T या DT लिख लो उसको, इज इक्वल टू डेल्टा U को आप कैसे लिखते हो, डेल्टा U को NFR/DT/2, और भाई ये जो वर्क डन जो आप लिखते हो वो कैसे लिखते हो, PdV, ये वर्क डन लिखते हो। तो भाई PdV को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे समझो बेटा, PdV को लिखा जा सकता है सर, PdV को आप लिख लो कैसे, NRDT। भाई PV इज इक्वल टू NRT लिखते हो, तो PdV इज इक्वल टू क्या हो गया, NRDT, वो वहाँ सब्स्टिट्यूट करो, NCP/DT इज इक्वल टू, अच्छा ये बात देखो, ये FR/2, ये तो अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये तो क्या होता है अपना CV होता है। तो बेटा इसको क्या लिख दूं, NCV/DT, और बेटा इस PdV की जगह लिख देता हूं NRDT। NDT और NDT का तो हिसाब किताब हो गया बेटा। तो CP इज इक्वल टू, देखो N भी चला गया है ना, is equal to CV plus R, and this is very famous relation, CP minus CV is equal to R। आपके स्कूल के एग्जाम्स में इसकी डेरिवेशन बहुत अच्छे से पूछी जाती है, यू हैव टू प्रूव CP माइनस CV इक्वल टू R। एक तरीका तो ये था इसको प्रूव करने का, और आने वाली क्लासेस में और अलग अलग मेथड से इसको प्रूव करते रहेंगे। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन है बेटा किस किस में, CP और CV में भी, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि CP इज इक्वल टू CV जमा R। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट कि CP की वैल्यू CV से ज़्यादा है, R क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसलिए भी। देखो इस पर एक और सवाल पूछा जाता है, वो अभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मेन जो बात कर रहे थे उसी पे बात अपना कंटिन्यू रखते हैं। CV को हम क्या लिख देते हैं बेटा, FR/2 जमा R। तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CP इज इक्वल टू, R में कॉमन ले लेता हूँ, F/2 जमा 1 इंटू CP। ये आपका बेटा CP की वैल्यू आ गई। तो दो एक्सप्रेशन आ गए, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और एक CP इज इक्वल टू R इंटू F/2 प्लस 1। तो आपसे पता है कोई सवाल ये पूछ सकता है, जरा अभी यहीं पे बात कर लेते हैं, इसको बाद में नहीं करेंगे, कि भाई आपने क्या किया, दो आइडेंटिकल सिस्टम ले लिए जिनके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है, माने इसका प्रेशर सेम, इसकी वॉल्यूम सेम, दोनों आइडेंटिकल गैस, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर, सब कुछ सेम। लेकिन मैंने क्या किया बेटा, कि सिस्टम नंबर A का जो प्रोसेस है दैट इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये वाला जो प्रेशर है बेटा, ये वाला जो प्रोसेस है इसको कैरी आउट किया मैंने एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
मैं दोनों ही केस में क्या चाहता हूँ, लेट अस से कि मैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना चाहता हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ बोथ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से केस में, मान लो बेटा यहाँ पे हीट Q1 लगी और यहाँ पे हीट Q2 लगी, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। Q1 इक्वल टू Q2, Q1 ग्रेटर देन Q2, Q2 greater than Q1 and the last one is data insufficient। भाई सीधी सी बात है, कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आपको जो हीट की आवश्यकता है वो Cp है, और इस वाले केस में Cv है और Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो Q1 इस वाले केस में जो हीट आपको देनी पड़ेगी वो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, माने Q1 इज ग्रेटर देन Q2। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भैया ऐसा क्यों है, या प्रूव करो कि ऐसा हो रहा है, वो आप प्रूव कर देंगे आराम से। आप क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, और उधर क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। N और डेल्टा T सेम है, Cp बड़ा है Cv से, तो इस केस की हीट ज़्यादा आएगी। ठीक है बेटा, अब देखो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया Cp Cv। और एक चीज़ और, एक रेशियो और है हमारे पास, Cp बाई Cv, है ना, एक रेशियो है बेटा, Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा, और इसको बेटा बोला जाता है एडियाबेटिक कांस्टेंट। एडियाबेटिक कांस्टेंट Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा, ये रेशियो है। और कोई आपसे पूछ सकता है कि ये जो एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा है, इसके क्या यूनिट है, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। आगे देखो, फॉर आइडियल गैस, सारी की सारी बातें बेटा अब किसके लिए कर रहा हूं, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए सबसे पहले बात करता हूं मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए पहले Cv की बात लिख लेते हैं बेटा। तो Cv का फॉर्मूला क्या है, FR/2, FR/2। और भैया जो आपका मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हम बता चुके हैं पहले से। सो इट विल बी इक्वल टू 3R/2। So the value of Cv for a monoatomic ideal gas will be equal to 3R/2। और बेटा Cp की वैल्यू क्या होगी, Cv जमा R, तो बेटा क्या होगा वो 3R/2 प्लस R, तो बेटा इट विल बी इक्वल टू 5R/2। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए बेटा गामा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, वो 5/3 हो जाएगी। इन दोनों का रेशो ये याद रखनी है ये वैल्यूज़। ठीक है बेटा, तो ये आपने पढ़ा मोनो एटॉमिक गैस के लिए। सेकेंड इज डाया एटॉमिक गैस। डाया एटॉमिक गैस, डाया एटॉमिक गैस में बेटा मैं वो हाई टेम्परेचर वाला कोई केस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, अगर वो होगा तो देख लेंगे। तो उस केस में अगर मैं Cv की बात करूं बेटा, तो Cv तो आप FR/2 लिखते हो, और डाया एटॉमिक के केस में, डाया एटॉमिक जो गैस है, इन दैट केस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 5R/2। बेटा इसको है ना ऐसे भी याद रखना कि 5/3 आए हैं ना, तो कई बार कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है कि 1.33 सॉरी 1.67 ये गामा की वैल्यू है इसके लिए। ठीक है, ये 5R/2 आ गया बेटा। Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5R/2 प्लस R, तो इट विल बी इक्वल टू बेटा 7R/2। ये Cp की वैल्यू आ गई। और इस प्रोसेस के लिए गामा की वैल्यू बेटा आपकी क्या आ जाएगी, 7/5 और 1.4। ये डाया एटॉमिक गैस के लिए नॉर्मल डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, हायर डिग्री टेम्परेचर वगैरह में बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल के कर लेंगे उसको।
जो थर्ड केस है आपका, थर्ड जो आपका केस है दैट इज नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। तो बेटा नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो 6 हो जाता है। तो उस केस में आप CV की वैल्यू कैसे लिखेंगे? CV इज इक्वल टू 6R/2 विच इज इक्वल टू 3R। तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर CP की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 4R, और गामा की बात करें तो गामा इज इक्वल टू 4/3, ये हो जाएगा 1.33 नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। अगर मैं बात करूं कि हायर टेम्परेचर के ऊपर, ऑल्दो कोई संभावना नहीं है कि इस पे कोई कभी सवाल पूछे, अगर वो बात कह रहा है हायर डिग्री पे पूछ रहा है तो पक्का आपको बताएगा कि इसके अलावा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेगी रहेगी, उसके अलावा कितना और डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, उसको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि उस केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा कितना हो जाएगा? 6 प्लस कुछ F और मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 6 प्लस F, यानी कि कुछ और जो नया ऐड हो रहा है वो इतना मान लेता हूँ मैं, ठीक है बेटा। तो उस केस में देखो CV की वैल्यू में क्या कैसे लिख देता हूँ? 3 प्लस FR, और आपका CP की वैल्यू क्या लिख देता हूँ? 4 प्लस FR, और आपका जो गामा की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी? 4 प्लस F/3 प्लस F, ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी। ये नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए आपकी वैल्यूज आ गई हैं बेटा। तो ये बेटा हमने CP, CV और इन सब के बीच में क्या कैलकुलेट किया? ये रिलेशन फाइंड आउट किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, कोई एक सिस्टम है, वर्क डन बाय सिस्टम इज 16 जूल। कह रहे कोई सिस्टम ने कोई वर्क डन किया, वो 16 जूल किया, एंड द हीट सप्लाइड टू सिस्टम। भाई सिस्टम को आपने जो हीट सप्लाई किया, लेट अस से कि 50 जूल प्रोवाइड किया, आपको बताना है डेल्टा U की वैल्यू क्या है। सवाल में कुछ नहीं, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आने वाली क्लास में जब क्वेश्चन करें तो कोई दिक्कत ना आए। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है बेटा? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आप देखो दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, सो W इज प्लस 16 जूल, एंड दिस इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। भाई इसका मतलब अगर आपने हीट सप्लाई किया है यानी कि उसकी हीट एनर्जी इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, तो पॉजिटिव रहेगी। तो बेटा वो 50 जूल, ये 16 जूल। तो डेल्टा U इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा Q माइनस W। डेल्टा Q इज 50 एंड इट इज 16, तो बेटा ये आपका कितना आ जाएगा? 34 जूल आ जाएगा ये आपका। दिस विल बी योर 34 जूल। इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये जो हमने किया, ये बहुत जो भी डेरिवेशंस किए हैं इनको आप बहुत अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।